हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप सर आज आप लोगों के लिए आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर का चौथा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट्स बनाते चलिए। मैं बताता रहूँगा कहाँ कहाँ से नोट्स बनाना है। तो देखिए, पहली हेडिंग है, क्या है आज की? प्रबलन इस्पात के प्रकार, रेनफोर्स्ड स्टील टाइप्स ऑफ रेनफोर्स्ड स्टील। ये नोट हेडिंग डालेंगे आप लोग और उसको नोट्स क्या करेंगे। अब यहाँ बात कर रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होगा ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, ने प्रबलन इस्पात के निम्न प्रकार का इस्पात सुझाया है। जो आप आरसीसी स्ट्रक्चर में जानते होंगे, दो चीज़ें प्रयोग होती हैं, क्या? सीमेंट कंक्रीट और स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात हो रही है, क्योंकि आप लोग आरसीसी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ मेन अब आरसीसी की शुरुआत हो चुकी है। अभी आप लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी ही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको पूछ सकते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? मृद इस्पात ग्रेड, जो इस्पात के प्रकार होते हैं, प्रबलन इस्पात जो कंक्रीट में प्रयोग किया जाता है। पहला है माइल्ड स्टील, जिसका ग्रेड क्या है? पहले स्टील का Fe 250, इसको बोलते हैं Fe से आपका फेरस हो गया लोहा 250, इसका ग्रेड है। अब इसके IS को किस IS कोड के अंतर्गत आता है? 432। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी दो ग्रेड होते हैं, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, तो वही दिया हुआ है। तो पहला आपका जो माइल्ड स्टील का ग्रेड होगा वो Fe 250 होगा, अब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा देखिए कौन सा है? मध्यम तनन इस्पात, मीडियम टेंसाइल स्टील। ठीक है, इसको दर्शाएंगे किससे? Fe 350 से। ये जरूर आप लोग नोट कर लेंगे। तीनों जो प्रकार दिए हैं, 4 प्रकार डी तक, सब नोट करेंगे। ये देखिए, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? IS 432। IS क्या है? कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, आरसीसी क्या एक मानक कोड है, IS 450/2000। ठीक है, कोड चलता है। अभी उसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। अगला देखिए, सी क्या है? उच्च पराभव सामर्थ्य इस्पात, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील। सबके विषय में एक एक करके भी बताया जाएगा, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील IS 786 का कोड है। ठीक, कोड बहुत विशेष याद करने की जरूरत नहीं है अभी आप लोगों को, बस ग्रेड स्टील का याद रखिए, Fe 250, Fe 350। और क्या देखिए, यहाँ पर जो उच्च पराभव सामर्थ्य इस्पात होगा वो दो ग्रेड में आएगा, Fe 415 और Fe 500। ठीक है, जो हाई, इसको बोलते हैं HYSD। HYSD क्या होगा फुल फॉर्म? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म। यहाँ देखिए नहीं लिखा है, विरूपी क्षण डिफॉर्म बार्स के रूप में भी उपलब्ध है, वही डी से दर्शाया गया है। अब आगे आइए, यहाँ देखिए दो चीज़ें जो हैं कि इसको टोर 40 बोल सकते हैं, इसको टोर 50 बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब चौथा क्या है? उच्च सामर्थ्य वाली इस्पात तार जाली, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर फैब्रिक। ठीक, ये IS 1556 कोड के अंतर्गत आएगी। इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए कि जो आरसीसी में स्टील प्रयोग होगी वो कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की होगी। अभी इनके विषय में बात होगी। ठीक है, आगे चलिए आप लोग। कह रहा है क्या है ये? Fe क्या है? उपरोक्त में Fe इस्पात के लिए है और उसके आगे दिए गए अंक इस्पात के लिए 0.2%। यहाँ पर ये देखिए 0.2% प्रूफ स्ट्रेस या पराभव प्रतिरोध अभिलाक्षणिक सामर्थ्य दर्शाते हैं। ठीक है, जो 450 दिया हुआ है, या देखिए यहाँ पर या 500 दिया हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहा है। Fe किसको दर्शा रहा है? इस्पात को दर्शा रहा है। और 415 क्या है? 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को दर्शा रहा है। यानी कि स्टील की क्या है? यील्ड स्ट्रेस है, पराभव प्रतिबल है। ठीक है, या अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी इसको बोल सकते हैं। ये किस में नापा जाएगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक,
अब यहाँ देखिए एक चीज़ और नोट करेंगे आप लोग, इस्पात के लिए अनुज्ञेय प्रतिबल जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो पराभव प्रतिबल का कितना होगा 0.55 FY। ठीक, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ये Fe 415 है ना, तो इसका कितना लिया जाएगा गुणे 0.55 का लिया जाएगा, डिजाइनिंग में लिया जाएगा। ठीक है, 0.55 415 गुणे 0.55। ठीक है, ये क्या होगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस, किसी भी स्टील के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, इतना, इसका जो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला कुछ चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे जो स्टील होती है, इस्पात होता है, उसमें उसकी बाहरी सतह पे क्या किया जाता है, खुरदुरा कर दिया जाता है, या उसमें एक कंक्रीट की लेयर डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है कंक्रीट सादी नहीं होती, प्लेन नहीं होती, तो उसके उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अभिलाग सामर्थ्य। ठीक है, अभिलाग क्या बढ़ाने के लिए कह रहा है कि क्षणों को ऊपरी सतह खुरदुरा कर दिया जाता है, विरूपित डिफॉर्म कर दिया जाता है। अभी आगे दिखाएंगे वो स्टील प्रकार में। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अगली हेडिंग क्या है, प्रबलन इस्पात के आकार। ठीक, प्रबलन इस्पात के आकार, पहला क्या दिया हुआ है, गोल छड़ें। जो पहले छड़ें प्रयोग होती थी, ठीक है, वो क्या होती थी, गोल छड़ें होती थी, उनके ऊपरी सतह पे कोई उभार नहीं होता था। ठीक है, और वो क्या होती थी, एकदम फ्लैट प्लेन छड़ें होती थी। ठीक है, प्लेन छड़ होने से या प्लेन स्टील होने से क्या होगा, उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाष सामर्थ्य कम हो जाती है। ठीक है, गोल छड़ों को सादा छड़ें भी बोलते हैं, गोल छड़ों को क्या बोलते हैं, सादा छड़ें बोलते हैं। अच्छा देखिए, गोल छड़ों का प्रयोग कहाँ करते हैं, दीवारों में, फर्श, शैल तथा पेमेंट में, जहाँ तनन प्रतिबल एक से अधिक दिशा में उत्पन्न होने की संभावना हो। जालीदार प्रयोगों का प्रयोग किया जा सकता है, बर्फी जाली इससे बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी वर्क होते हैं उसमें गोल छड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें किन छड़ों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देखिए बात हो रही है विरूपित छड़ें, डिफॉर्म्ड बार। ठीक, डिफॉर्म्ड बार क्या होता है, कंक्रीट में दबाई गई छड़ों को प्रतिबलों के कारण सरकने से फिसलने को रोकने के लिए भी बात किए हैं। तो क्या करते हैं इसमें, जैसे कंक्रीट में क्या होती हैं छड़ें आपकी दबी होती हैं। ठीक है, तो उनको सरक अपने स्थान से सरकने के लिए या उसकी अभिलाग बढ़ाने के लिए, बॉन्ड बढ़ाने के लिए हम उसकी ऊपरी सतह पर क्या कर देते हैं, देखिए एक संरचना बनी हुई है, तो इससे क्या होगा, ये उभार है, इससे क्या होगा, उसकी अभिलाग जो है कि बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी कंक्रीट में, वो इधर उधर सरकेगी नहीं। ठीक, तो वही बात यहाँ पर है कि अभिलाग बढ़ाने के लिए छड़ों के बाहरी सतह पर खुरदुरा बनाया जाता है। इसके लिए छड़ की परिधि पे क्या कर दिया है, एक लहरियादार प्रोजेक्शन बनाया गया है। ठीक, इससे क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और आप लोग नोट करेंगे कि 40% प्रबलन इस्पात की क्या होती है, बचत होती है। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे आप 100 किलोग्राम कहीं छड़ प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन स्टील है आपकी, गोल छड़े हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर टोर इस्पात डिफॉर्म्ड बार्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर देंगे, 60, आपका 60 किलोग्राम में ही हो जाएगा, यानी कि 40% आपकी स्टील की बचत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी अभिलाग सामर्थ्य ज़्यादा होती है। ठीक है, और तीसरा आ जाइए, तीसरा क्या है, ऐठी हुई छड़ या ट्विस्टेड बार। ठीक है, तीसरा प्रकार है स्टील का, इसको देखिए कह रहा है किन नामों से जाना जाता है, टोर इस्पात के नाम से, पहले हम बता चुके हैं वहाँ पर। ठीक है, इसकी अभिलाग सामर्थ्य क्या होती है, 40% अधिक होती है। ठीक, और इसकी पराभव सामर्थ्य क्या होती है, सामान्य गोलाकार छड़ों से 50% अधिक होती है। पराभव सामर्थ्य के बारे में भी बताए हैं। ठीक है, ये लिस्टेस, और इसमें क्या होती है, ऐठी हुई छड़ों के उपयोग से 33% क्या होता है, प्रबलन इस्पात की बचत होती है। ये देखिए ऐठी छड़े हुए, इसमें क्या है, दो छड़ों को क्या कर दिया है आपस में, जैसे रस्सी होता है उसी प्रकार से ऐड दिया गया है। ठीक है, इससे भी क्या होती है, अभिलाग सामर्थ्य बढ़ जाती है।
एक और हेडिंग देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि छड़ का व्यास। छड़ का व्यास आप कैसे माप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करिए गोलाकार छड़ों का व्यास, उसका नामन व्यास होता है। जो नॉर्मल व्यास होता है वही गोलाकार छड़ों का व्यास होता है, लेकिन टोर छड़ों के व्यास के लिए उस वृत्त का व्यास माना जाएगा जो समतुल्य प्रभावी क्या करेगा, क्षेत्रफल प्रदान करेगा। जितना क्षेत्रफल प्रभावी प्रदान करेगा, यानी कि जो यूजफुल एरिया होगा उसका, वही कहलाएगा उसका व्यास छड़ का, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट्स बनाइए, जो मेन मेन परिभाषाएं हैं वो नोट करते चलिए, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।